देखिए, जब से बांकीपुर और दतिया का रिजल्ट आया है उपचुनाव का, तब से इंडी गठबंधन वाले फुल जो है ना एक्साइटेड है कि बीजेपी का खेल तो खत्म हो गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है बॉस। असली खेल यह है कि नरेंद्र मोदी ने जिस हिंदू वोट को एकजुट करके दिखा दिया, जो हिंदू वोट हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली से लेकर बंगाल तक नहीं टूटा, उस हिंदू वोट में अब अलग अलग तरीके से इंडी गठबंधन वाले सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि जब तक हिंदू एकजुट है नरेंद्र मोदी के पीछे, तब तक उनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आप देखिए कि जब से उपचुनाव के नतीजे आए हैं, तब से जो सवर्ण वोट है, अपर कास्ट का वोट है, उसकी बातें हो रही हैं, क्योंकि बांकीपुर और दतिया जैसी सीटों पर सवर्ण वोटर्स का काफी प्रभाव रहता है और वहां बीजेपी हार गई। अपर कास्ट यानी सवर्ण वोटर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, और वो ऐसे कोर वोटर हैं जो बुरे टाइम में भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते, टस से मस नहीं होते थे, इधर उधर नहीं जाते थे। लेकिन हिंदू वोट जिस तरह से इंडी के निशाने पर है, उसमें अब वो बीजेपी के इस सवर्ण वोटर्स में सेंध लगाने के मौके देख रही है, क्योंकि कुछ चीजें बीजेपी ने भी ऐसी की कि लोगों के मन में एक दर्द तो है। और इसलिए आप देखिए कि जो इंडी वाले कभी राम मंदिर की बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो नरेंद्र मोदी की पिच पर खेलने चले जाएंगे। वो पूरा इंडी गठबंधन आजकल संसद में राम मंदिर के मुद्दे पर ही रोज हंगामा कर रहा है, रोज बवाल काटे हुए है। संसद ही नहीं, यूपी की विधानसभा में भी आज इस पर गजब का गदर मचा है। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि राम मंदिर के बहाने पूरे हिंदू वोट पर निशाना है। यूजीसी जैसे मुद्दों पर अपर कास्ट वोटर की नाराजगी को अपनी तरफ बुनाकर सेंध लगाने का मौका है। ये इंडी गठबंधन का साफ साफ एजेंडा दिख रहा है। आज आपको बताऊंगा कि यह बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इधर उपचुनाव के नतीजे आए और उधर सवर्ण वोटर की बात होने लगी। इंडी ने अपर कास्ट की कौन सी बैठक बुला ली। आपको यह भी बताऊंगा कि बीजेपी के कट्टर समर्थक और कोर वोटर कहां कहां पर सड़क पर आ गए, किन पर लाठी चल गई। और सिर्फ अपर कास्ट वोटर ही नहीं, छात्रों के नाम पर, युवा वोटर और E20 के नाम पर शहरी वोटर, कैसे नरेंद्र मोदी के हर कोर वोटर पर अब निशाना लगा रहा है इंडी गठबंधन। मोदी, योगी, सबके लिए कैसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो रहा है। केजरीवाल आज सड़क पर आए तो क्या हुआ, पूरा घमासान और इसके मायने आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। भाई, किसी का किला सुरक्षित नहीं है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो जिस जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया है, वो जनता आपको कुर्सी से उतार भी सकती है। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। देखिए, इस वक्त सारी पॉलिटिक्स जो है देश की, वो चार मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। और ये चार मुद्दे ऐसे हैं जिनकी बात करके नरेंद्र मोदी का जो कोर वोटर है, उसको साधने का प्रयास हो रहा है, उस पर टारगेट है। फिर चाहे वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, जिस पर संसद से लेकर यूपी की विधानसभा तक में भयंकर हंगामा हो रहा है। फिर चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, जिसके जरिए नरेंद्र मोदी के यंग वोटर्स में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, जो यूथ नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा रहता है। फिर चाहे वो E20 का मुद्दा हो, जिसके जरिए उत्तर भारत में बीजेपी के शहरी वोटर्स में खास तौर पर सेंध लगाने का प्रयास चल रहा है। और फिर चाहे वो यूजीसी का मामला हो, जिसको लेकर सवर्ण वोटर्स की नाराजगी की बात हो। ये सारे जो मुद्दे उठ रहे हैं, इसमें इंडी गठबंधन की कोशिश है कि जो वो वर्ग नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहने वाला, हर मुद्दे पे साथ देने वाला, उसके मन में अगर इतनी सी भी नाराजगी है तो कैसे उसको अपने पाले में लाया जाए। क्या विपक्ष ये कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी ऐसा होने देगी, ये दूसरा बड़ा सवाल है। देखिए, नरेंद्र मोदी के कोर वोटर्स पर निशाना किस तरह से लग रहा है, उसका सबसे बड़ा सबूत तो चढ़ावा चोरी के मामले पर चल रही पॉलिटिक्स है। आप देखिए कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, SIT बनी हुई है, आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, सिस्टम में बदलाव हो रहे हैं। फिर भी इंडी गठबंधन वाले संसद से लेकर यूपी की विधानसभा तक गदर काटे हुए हैं। इंडी वाले तो आजकल ऐसा दिखा रहे हैं कि इनसे बड़ा राम भक्त कोई है ही नहीं है।
जबकि यही लोग जब राम मंदिर की बात करने से कतराते थे, जब राम मंदिर बन रहा था, प्राण प्रतिष्ठा की बारी थी, तो उसे बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बताते थे। तब इनमें से ही कुछ लोग कहते थे कि मंदिर से होता क्या है, मंदिर से पेट नहीं बढ़ता है। कोई कह रहा था कि बेकार में मंदिर बनवा रहा है, कोई कह रहा था कि जल्दबाजी में मंदिर बना दिया, मुहूर्त ठीक नहीं है, वास्तु ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, 10 यो चीज बता रहे थे। कोई कह रहा था कि करोड़ों खर्च करने की जरूरत क्या है। कुछ लोग काली पट्टी हाथ में बांध लिए थे। यह माहौल था बहुत कुछ दिन पहले था। लेकिन आज की डेट में जब यह दिखने लगा कि हिंदू तो गजब कंसोलिडेट हो जा रहा है मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो मन में बैठ गया है इसके, तो अचानक से आज की डेट में ये राम मंदिर के नाम पर रोज हल्ला मचा रहे हैं, संसद चलने नहीं दे रहे। इसी मुद्दे पर आज राज्यसभा में बवाल हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चढ़ावा चोरी पर सीधे पीएम मोदी को घेर दिया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भड़क गए। किरण रिजिजू ने कहा कि पहले विपक्ष भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगी, उसके बाद सरकार से जवाब मांगी। देखिए राज्यसभा में क्या हुआ आज। इधर संसद में इंडी गठबंधन ने राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है, उधर यूपी विधानसभा में भी यही चल रहा है। विधानसभा के अंदर और बाहर सपा के विधायकों ने इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया। विधानसभा के अंदर तो ऐसा बवाल मचा कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अपनी सीट से उठ गए। सीएम योगी और राम मंदिर से जुड़े विवादित पोस्टर लहराने पर विधानसभा स्पीकर गुस्से में आ गए। सपा के एक विधायक को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। देखिए क्या हुआ वहां। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए बाहर नजर करेंगे। यानी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में बवाल मचा हुआ, और इस बवाल के बाद भी सपा विधायकों ने राम मंदिर का मुद्दा छोड़ा नहीं है। सपा की पॉलिटिक्स को देखकर यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि अगर उन्हें यह देखकर अच्छा लग रहा है कि जिन लोगों ने राम मंदिर विरोध किया, चंदा नहीं दिया, वो भी राम मंदिर की आज बात कर रहे हैं। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहां पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं भाई जो चंदा चोरी का नारा लगा रहे हैं वो अपनी अपनी रसीद दिखाएंगे राम मंदिर के लिए कितना चंदा दिया था। यूपी विधानसभा के अंदर बवाल हुआ तो बाहर सीएम योगी ने विपक्ष को घेर लिया। एक बार सीएम योगी को भी सुनिए। संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इंडी गठबंधन को लग रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा उठाकर वो जो बीजेपी का कोर वोटर है उसमें सेंध लगा सकते हैं। जो कोर वोटर राम मंदिर आंदोलन के समय से बीजेपी के साथ है, टच से मस नहीं हुआ। पहले इन लोगों ने पीडीए के नाम पर हिंदू वोटों को तोड़ने की राजनीति की, आरोप लगा, जिसमें यह संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है कहकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा उठाकर ले गए। अब यही काम सवर्ण वोटर्स के साथ हो रहा है। आप देखिए कि यूपी में किस तरह से सवर्ण वोटरों को अपने साथ लाने की होड़ लगी है।
अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन बुला लिया है, जिसके जरिए ब्राह्मण और सवर्ण समाज तक पहुंचने की रणनीति है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया। जनेश्वर मिश्र सपा के ब्राह्मण चेहरा भी रहे। दावा है कि समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सपा नेता सनातन पांडे और पवन पांडे को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आगे किया है। इसके अलावा 7 बार के विधायक माता प्रसाद पांडे फिलहाल विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर ही रहे हैं। भाई लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव को यह समझ में आ रहा है क्या कि पीडीए के भरोसे ही सिर्फ जीत नहीं मिलेगी, वो पीडीए के साथ साथ सवर्ण वोटों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त चर्चा यह है कि जो अपर कास्ट वोटर है, कोर वोटर है बीजेपी का, वो यूजीसी के मुद्दे के बाद नाराज चल रहा है। सवर्ण वोटरों की बीजेपी से नाराजगी का सियासी फायदा अखिलेश यादव देख रहे हैं। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने गैर यादव, ओबीसी और दलित वोटों को अपने साथ जोड़ा था, लेकिन 2027 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए वो सवर्ण वोटरों को भी अपने साथ जोड़ने में लग गए। इसके अलावा मायावती भी ब्राह्मण वोटरों को साधने में लगी। 2007 के दलित ब्राह्मण सामाजिक गठजोड़ को फिर से बनाने की कोशिश कर रही, लेकिन इस पॉलिटिक्स पर बीजेपी कह रही है कि अखिलेश कोई भी सम्मेलन कर लें, 2027 उनसे नहीं बच पाएगा। श्री अखिलेश यादव जी की 2027 में इतनी बुरी स्थिति होने वाली है कि वह सम्मेलन कोई भी कर ले, लेकिन साइकिल सैफे ही जाएगी। पीएम मोदी के हिंदू वोटों में सेंध लगाने के लिए अखिलेश खूब प्रयास कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी बाबरी के मुद्दे पर यह कहती थी कि उन्हें हिंदू वोट मिले ना मिले परवाह नहीं, वो पार्टी आज भगवान राम और हनुमान जी को अपने मंच पर बुला बुलाकर पूज रही। आप देखिए कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव के मंच पर भगवान श्री राम और हनुमान जी के भेष में आए कलाकारों को अखिलेश यादव ने 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया। अखिलेश यादव की राम भक्ति की एक झलक आप भी देखिए। दोनों हमारे कलाकार हैं, लेकिन इस समय प्रभु श्री राम जी के रूप में है, दूसरे हनुमान जी के रूप में है। मैं दोनों का सम्मान करता हूं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से। 51,000 हम लोग दोनों को दे रहे हैं। आप देखिए कि यूपी में अपर कास्ट किस तरह से बीजेपी को सपोर्ट करता है, किस तरह से बीजेपी को वोट करता है। सीएसडीएस लोकनीति के डेटा के मुताबिक यूपी में क्या स्थिति है, मैं आपको जरा उसके बारे में बताता हूं। अगर आप देखेंगे यूपी में 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा, और ये आपको बता रहा हूं यूपी का, उत्तर प्रदेश का, जो अपर कास्ट वोट है, सवर्ण अपर कास्ट वोट जो कहा जाता है, वो सीएसडीएस की रिसर्च कहती है कि बीजेपी के साथ, वो बीजेपी प्लस के साथ जाता है 85% वोट। देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा मैसिव आंकड़ा है। सपा के साथ जाता है 9% और कांग्रेस के पास जाता है मात्र 1%। बीएसपी के पास जाता है 1% और अन्य के पास, अदर्स के पास जाता है 4%। तो अब यह स्थिति आपको यह बताती है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो सवर्ण वोट है उसमें एक तरफा जो है वो लेकर चली जाती है। और इस वक्त अगर यूजीसी को लेकर कोई नाराजगी है, जिसको कहा जा रहा है कि भाई उसी की वजह से बांकीपुर सीट भी यहां से निकल गई, तो सपा इस वक्त इस 85% को टारगेट कर रही है। और अगर आप इसको देखेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव देखेंगे, 2024 लोकसभा चुनाव, उसमें भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो बीजेपी को, यह आपको दिखा रहा हूं अपर कास्ट का वोट, बीजेपी प्लस को मिला था 79% यूपी के अंदर, और इंडी गठबंधन को मिला था 16%। यानी जो सवर्ण समाज है वो एक तरफा बीजेपी के साथ जाता है। 2022 और 2024 में अपर कास्ट वोट बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा, ज्यादा इधर से उधर हुआ नहीं। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई थी, बावजूद इसके अपर कास्ट वोटर बीजेपी से जुड़ा रहा।
क्योंकि उस वक्त नैरेटिव यह था कि आरक्षण खत्म कर देंगे ये लोग आएंगे तो जो आरक्षण का फायदा लेने वाला समूह था वो इधर उधर चला गया। लेकिन सवर्ण समाज जो है वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा। अब यह कहा जा रहा है कि बांकीपुर और दतिया में जो बीजेपी को हार मिली उसमें इंडी गठबंधन को इस सवर्ण समाज को साधने का मौका दिख रहा है। अपर कास्ट वोटर को लेकर इंडी वाले इतना हाथ पैर इसलिए भी मार रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ महीने से यूजीसी के मुद्दे को लेकर अपर कास्ट वोटर्स में बड़ी नाराजगी। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर अब तो ठंडा है, लेकिन अपर कास्ट वोटर्स में असंतोष का जो भाव है वो कई बार दिख जाता है। जैसे आप देखिए कि राजस्थान में इसी को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। जयपुर में कल राजपूत करनी सेना ने यूजीसी के नियमों को वापस लेने के खिलाफ को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। आप देखिए कितने लोग आए थे, भारी भीड़ आई इसमें। यूजीसी रोल बैक के नारे लगे, देखिए एक बार। रोल बैक, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 काला कानून वापस लो, यूजीसी रोल बैक। इस प्रदर्शन के दौरान खूब हंगामा भी हुआ। पुलिस ने राजपूत करनी सेना पर लाठीचार्ज कर दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। इस लाठीचार्ज के खिलाफ राजपूत करनी सेना ने धरना भी दिया। आरोपी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग हो रही है। वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जिन लोगों ने पीएम को गाली दी उन पे लाठी नहीं चलाई, और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उसमें राजस्थान में जहां बीजेपी की सरकार है, करनी सेना को माना जाता है कि भाई वो बीजेपी का ही वोटर है, उसको ही लाठियां पड़ रही हैं। यह आरोप लग रहा है। राजपूत करनी सेना अल्टीमेटम दे रही है कि अगर यूजीसी के नियम वापस नहीं लिए गए तो अगड़ी जातियां बीजेपी को वोट नहीं देंगी। सुनिए। स्वर्ण समाज का हर एक बच्चा गांव-गांव घर-घर जाएगा और समझाएगा कि हमारे खिलाफ ये क्या लेके आए, और नगर निगम और ये जो पंचायती राज चुनाव है इनमें इनका सूपड़ा साफ कर। जब राजस्थान की भूमि वीर भूमि से आवाज़ उठी है, दिल्ली तक गूंज जाएगी। मैं 5-6 राज्यों में यही यात्रा कर रहा हूँ, स्वर्ण न्याय था, और एक दिन एक समय तेज समय पर बाकायदा जंतर मंतर जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे और यूजीसी रोल बैक की बाकायदा स्वर्ण समाज की ताकत दिखाई। अब ये जो सेंटिमेंट है इसे इंडी गठबंधन देख रहा है और उसे इसमें अवसर दिख रहा है कि कैसे अपर कास्ट वोटर जो नरेंद्र मोदी बीजेपी का बेस रहा है उसमें सेंध लगा दी जाए। इसी तरह से यूथ वोटर, यंग वोटर जो नरेंद्र मोदी के कोर वोटर में से एक रहा है, उसमें जेनजी के नाम पर सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। जेनजी के मुद्दे पर तो इंडी गठबंधन में मार मची हुई। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी, केजरीवाल, हर कोई जेनजी का लीडर साबित अपने आप को करने में लगा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी पेपर लीक के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए कभी अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाता है, कभी पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है। इस मुद्दे को यूपी चुनाव में भुनाने के लिए 8 अगस्त को राहुल गांधी प्रयागराज में पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा के मुद्दे पर बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। झारखंड में छात्र बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रयागराज जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यूपी का जेनजी साधना है। राहुल गांधी लगातार हालांकि इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। सुनिए उन्होंने आज क्या कहा है। And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. राहुल गांधी लगातार जंतर मंतर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में छात्र आंदोलन पर चुप हो जाते हैं क्योंकि वहां इंडी गठबंधन की सरकार है, वो खुद सरकार का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसलिए इंडी वाले सन्नाटे में। छात्रों को वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए 11-12 दिन हो चुके हैं। आप सुनिए झारखंड के छात्र क्या कह रहे हैं, लेकिन वहां राहुल गांधी नहीं जा रहे कि जिस तरह आपके पिता ने हमारे झारखंड के लिए जिस तरह से लड़ा है, संघर्ष किया है, हम लोगों को इस तरह का संघर्ष ना करना पड़े, इसीलिए सर आप हमारी गुहार को सुने। मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिन्होंने सपना रचा था झारखंड के लिए, वो उसमें हेमंत सोरेन जी जरूर काम करें और न्याय, विद्यार्थियों को न्याय मिल सके और जो भी धांधलियां हैं सारी चीज पे एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सके और एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जेपीएससी और जेसीसी में हो पाए। हेमंत सोरेन है, हम लोग युवाओं को दर्द है वो समझ नहीं रहे हैं। हम लोग सालों साल से जो है एग्जाम को लेकर तरस रहे हैं, है ना। हम लोग जो है निराशा से हम लोग छाए हुए हैं, तब आज हम लोग रोड पे आज उतरना पड़ा है। देखिए इंडी गठबंधन का झारखंड पर फोकस ही नहीं है क्योंकि उनका पूरा फोकस तो नरेंद्र मोदी को घेरने पर है। इधर अखिलेश यादव ने राम मंदिर का मुद्दा पकड़ा हुआ है, राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर जोर लगा रहे हैं, उधर अरविंद केजरीवाल ने नया मोर्चा खोल दिया। अरविंद केजरीवाल आज E20 के मुद्दे पर सड़क पर उतर गए और सीधा पीएम आवास की तरफ मार्च करने लगे कि नहीं मैं भी वहीं जाऊंगा जैसे राहुल गांधी गए।
अरविंद केजरीवाल का दावा है कि वो E20 के मुद्दे पर 2 लाख से ज्यादा अर्जियां लेकर पीएम आवास जा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ट्रंप पीएम मोदी के सिर पर बैठा हुआ है। केजरीवाल और क्या क्या कह रहे हैं और बीजेपी क्या जवाब दे रही है, सुनिए एक बार। ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। ट्रंप जो है वो जबरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीद के भारत में बेचो, इसलिए ये पूरा E20 आया हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए, ट्रंप के दबाव को बर्दाश्त करना सीखिए। पूरा देश सफर कर रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो सियासत में अपनी नाकाम हसरतों का जनाजा लिए हुए चंद मुट्ठी भर लोगों के साथ अपनी चिर परिचित शैली में वही नाटकीयता और उसी प्रकार की उच्छृंखलता दिखाते हुए अनर्गल आधारहीन आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। जो अपने को दावा करते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे नेता हैं और वो IIT ग्रेजुएट हैं, वो किसी भी गंभीर विषय के ऊपर बगैर किसी आधार के बोलने के माहिर हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहले भी ये जिस समय वैक्सीन की बात आई थी तो उन्होंने कहा था वैक्सीन का फार्मूला सबको बांट क्यों नहीं दिया जाता, ये IIT ग्रेजुएट बोल रहा था। और अब जबकि उल्लेखनीय बात यह है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं, इसके बावजूद E20 के मुद्दे के ऊपर बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी तथ्यात्मक आधार के ऊपर अपनी उसी नाटकीय शैली में इस प्रकार की अभिव्यक्ति, वो भी शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोगों के द्वारा, ये करना दर्शाता है कि एक बार फिर वो अपनी उसी शैली में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये ट्रंप के चक्कर में ये E20 वाला पेट्रोल जो है वो आया हुआ है, जबकि एथेनॉल ब्लेंडिंग इस देश के पेट्रोल में और पहले से हो रही है और तब से हो रही है। 2021 का आपको बता चुका हूं प्लान था कि E20 तक जाना है जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट होते। E20 का मुद्दा सही है, लेकिन आप उठाकर उसको ले गए ट्रंप तक। देखिए, E20 का मुद्दा उठाकर भी विपक्ष पीएम मोदी के उस वोट बैंक में सेंध लगाने की प्रयास कर रहा है जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, और यह है उत्तर भारत का अर्बन वोटर। उत्तर भारत के अर्बन इलाकों में बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। E20 के मुद्दे को उसी वोट बैंक के अंदर अपना रोड मैप तैयार करने का एक प्रयास माना जा रहा है। अगर आप अर्बन वोटर देखेंगे जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहता है, और ये सब देखिए बीजेपी को भी देखना होगा कि उसके लिए ये स्थितियां जो है कि कहां कहां उसका वोटर जो है वो प्रभावित हो रहा है। 2024 का अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव, ये आपको बता रहा हूं, और अगर आप अर्बन वोटर देखेंगे, शहरी वोटर, वो बीजेपी के लिए किस तरह से वोट करता है। बीजेपी प्लस के लिए गया 43% बॉस अर्बन वोटर, और इंडी गठबंधन को कितना मिला? इंडी को मिला 35% बॉस। और जो बड़े शहर हैं अगर आप वहां देखेंगे, उसमें भी जो बड़े बड़े शहर हैं वहां अगर आप देखेंगे तो बीजेपी गठबंधन वहां भी रही 44% वोट हासिल करने में कामयाब, और इंडी वहां पर रहा 36% पर, 36%। यानी ये अर्बन वोटर जो E20 को लेकर प्रभावित हो रहा है वो भी एक मुद्दा है।